वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष क्लासेस में। और ये हमारी आईएएस एग्ज़ाम की मेंस सीरीज़ है और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेंस का टॉपिक जीएस पेपर 3। उसके अंदर इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। पेपर जीएस पेपर 3 को अटेम्प्ट करने की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। क्या सिलेबस है, पाठ्यक्रम क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जीएस पेपर 3 को आसान बनाने के लिए जीएस पेपर 3 में भी अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसको हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं और जो कुछ भी हमने पढ़ा है, सीखा है, उसे एग्जाम तक कैरी करके आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इसकी चर्चा हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो एक स्ट्रेटजी डिस्कशन है और जो हमारा सिलेबस है जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी का, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स आपको बता दिया जाए कि जीएस पेपर 3 में, या ये कहें कि पूरे जीएस आईएएस मेंस के पूरे जीएस वाले सेक्शन में कई सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन उनमें से एक सब्जेक्ट ऐसा है, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसको लेकर के छात्रों में एक भय सा रहता है। बहुत सारे मिथ्स हैं बेसिकली, अगर मैं कहूं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के, इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, इकोनॉमिक्स को लेकर के, अर्थशास्त्र को लेकर के, और कई सारे मिथ्स हैं। उन मिथ्स को सबसे पहले हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके अंदर डाउट है, इस एक मिसकंसेप्शन है मिथ्स के रूप में, उसको हम लोग सबसे पहले हटाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट का जीएस मेंस में, आईएएस मेंस में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। और उसके बाद हम लोग अपने पूरे सिलेबस पर आ जाएंगे, जो एक सिलेबस यूपीएससी ने मेंस के लिए इंडियन इकोनॉमी का बता रखा है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ मिथ्स की बात करते हैं। सबसे पहले मिथ्स। मिथ्स का मतलब ऐसा है कि जो चीजें नहीं हैं और उसे आपको बता दिया गया है, आपके मन में वो चीजें हैं, उन्हें हम लोग बेसिकली मिथ्स कहते हैं। तो क्या मिथ्स है? सबसे पहला इकोनॉमिक्स इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है। सबसे पहला एक जो मिथ है स्टूडेंट्स में इस सब्जेक्ट को लेकर के, वो है इसकी डिफिकल्टी, यानी कि कठिनाई। जो कठिनाई है इस विषय को लेकर के छात्रों में, सबसे पहले तो ये दूर करने की जरूरत है। ऐसा क्यों है, क्यों हमें ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट कठिन है? उसके पीछे का जो रीजन है वो बड़ा सिंपल है। हम अभी तक, होता क्या है, जो भी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये विषय कठिन है, उन्होंने इस विषय को अभी तक समझने का प्रयास नहीं किया है, पहला। दूसरा, उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा है, उनकी पृष्ठभूमि ऐसी नहीं रही है, इकोनॉमिक्स से उनका कोई टच नहीं रहा है। और उसके बाद जब वो अचानक से उनके सामने एक ऐसा विषय आता है तो उन्हें समझ में आता है कि यार ये एक बड़ा कठिन सा सब्जेक्ट है, अलग सा सब्जेक्ट है। तो ये एक डिफिकल्टी उनके दिमाग में रहती है। और रीजन बड़ा सिंपल सा है। क्या रीजन है? पृष्ठभूमि हमारी वैसी नहीं है, हम अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से कभी होकर गुजरे नहीं हैं, कभी हमारा आमना सामना उससे हुआ नहीं, और अगर हुआ भी तो शायद हमने उस प्रकार से उसे जानने का प्रयास नहीं किया, समझने का प्रयास नहीं किया। तो ये एक पहलू है। तो सबसे पहला आपको ये जो गलतफहमी है आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है। ये गलतफहमी आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है कि ये जो विषय है वो कठिन है। ऐसा नहीं है ना। इस विषय को लेकर के आपके माइंडसेट में आपने जो कुछ भी एक बना रखी है इमेज इस सब्जेक्ट की, सबसे पहले तो आपको इसे दूर करने की जरूरत है। ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज वन थिंग। दूसरा
छात्रों के बीच दूसरा भी एक मिथ है, गलतफहमी जिसे कह लो। वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बेटा? अर्थशास्त्र की जब भी इकोनॉमिक्स की बात होगी, अर्थशास्त्र की बात होगी, इकोनॉमिक्स की, तो इसके दो डायमेंशन निकल करके आ जाएंगे कि ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब भी आता है ये शब्द, और आप अगर किताबों को उठा करके पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी इक्वेशंस, बहुत सारे डायग्राम्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और जिस भी बच्चे ने एक बार इसे देख लिया उसको लगता है, स्पेशली अगर वो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है, मैथमेटिक्स और साइंस बैकग्राउंड उसका नहीं रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो अजीब सा विषय आ गया निकल करके। लेकिन यूपीएससी में बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स की अगर बात करें तो यहां पे हार्डली अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन। दूसरा, अगर हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस में 0 क्वेश्चन। मेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं आता माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो दूसरा जो मिथ है या ये कहें गलतफहमी है वो ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। जवाब ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स में हार्डली 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा, नहीं भी आ सकता है, और जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके पास इस विषय को पढ़ने के दौरान इतनी समझ जरूर विकसित कर देगा कि आप उस एक क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। तो यहां पर ज्यादा अपना सर फोड़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समय, अनावश्यक समय यहां देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्पेशली देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है? मेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं है, प्रीलिम्स में पूछेगा एक क्वेश्चन पूछेगा। तो ये एक जो मिथ है, गलतफहमी है, जो अक्सर छात्रों के दिमाग में बनी रहती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, और जैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात आती है, बुक खोल करके देखना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि अरे यार वहां पर तो बहुत सारे इक्वेशंस हैं, बहुत सारे ग्राफ्स दिए गए हैं। अब उन चीजों को देखने के बाद हमें लगता है कि अरे फिर अब इसकी पढ़ाई कैसे होगी, और एक दिमाग में एक इमेज बन जाती है। तो पहला कठिन है, ये पहले बात तो आपको अपने दिमाग से निकालना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहां से पता लग रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है। मेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं है, प्रीलिम्स में हार्डली एक क्वेश्चन अगर पूछा तो हो सकता है वो भी ना आवे, और जो भी पूछा है वो इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होगा कि इस विषय को जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, राइट। ये दो बातें हो गई। तीसरा मिथ, you can mug up concepts। mug up का मतलब होता है रट्टा मारना। रट्टा मार सकते हैं। अगला जो एक गलतफहमी है छात्रों के दिमाग में इस विषय को लेकर के, वो है रट्टा मारने से संबंधित। रट्टा मार लेंगे, जो कुछ भी है कॉन्सेप्ट उसको रट्टा मार लेंगे। बेटा वैसे बिल्कुल नहीं काम चलने वाला। इस विषय को, इसके सिद्धांतों को आप रट्टा मारकर नहीं समझ सकते। आपको करना क्या है कि यहां पर कॉन्सेप्ट्स को मगअप नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करना है, ठीक। एनालाइज करना है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, यानी कि एक समझ विकसित करनी है। कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, एनालाइज करना है, ठीक है। समझ विकसित करनी है, अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप करनी है। उसके इस एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग को आपको लेकर के जाना है कहां?
आंसर राइटिंग तक, जो कि दूसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है पूरे मेंस का, आईएएस मेंस का, यूपीएससी मेंस का, उत्तर लेखन तक आपको उसे पहुंचाना है। और उत्तर लेखन तक तभी आप उसे पहुंचा पाएंगे जब आपकी उस कॉन्सेप्ट को लेकर के, उस सिद्धांत को लेकर के एक समझ विकसित होगी। अगर वो समझ विकसित नहीं हुई है तो आप कभी भी आंसर राइटिंग तक उसे नहीं ले जा पाएंगे रट्टा मारकर। क्योंकि क्वेश्चंस का जो नेचर होता है, क्वेश्चंस की जो प्रकृति होती है, वो बहुत ही डायनामिक होती है, ठीक है। और डायनामिक कॉन्सेप्ट को बिना समझे आप कॉपी पर नहीं उतार सकते। तो एक अंडरस्टैंडिंग आपको जरूर डेवलप करनी होगी कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। मगअप नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, राइट। बात मेरी समझ में आ रही है सबको? आगे बढ़ते हैं। चौथी गलतफहमी है, इफ यू रीड करंट अफेयर्स, that is enough, पर्याप्त है। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स को लेकर के एक गलतफहमी है छात्रों के बीच कि ये जो समसामयिक मुद्दे हैं, करंट अफेयर्स है, राइट, समसामयिक मुद्दे, ये इनको पढ़ लेने से ये जो पूरा इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी है, ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो इसे आप बदल दीजिए। आप केवल करंट अफेयर्स को पढ़ करके इस पर्टिकुलर सेक्शन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो विषय है बेटा इकोनॉमिक्स, नो डाउट क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, नो डाउट क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, लेकिन इस पूरे विषय के दो पहलू हैं, समझना। एक स्टैटिक पोर्शन होता है, एक डायनामिक पोर्शन होता है, ठीक है। एक स्टैटिक पोर्शन होता है, दूसरा डायनामिक पोर्शन होता है। स्टैटिक पोर्शन में हर वो बातें जिन्हें किताबों में लिखा गया है, जिन्हें जनरली आप किताबों में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बजट पढ़ा, उदाहरण के लिए आपने बजट पढ़ा, बजट में जीएसटी का जिक्र हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, जीएसटी का जिक्र हुआ। अब ये तो पोर्शन स्टैटिक का हो गया, ठीक है, बजट में जीएसटी। लेकिन इसी का डायनामिक पोर्शन भी है। क्या? ये जीएसटी रोज खबरों में है, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से ये जीएसटी डेली न्यूज में बना हुआ है। अब चाहे टैक्स रेट्स को लेकर के कोई बात कही जाए, करों की दरों को लेकर के कोई डिस्कशन चल रहा हो, या जीएसटी में कितना हमें रेवेन्यू कलेक्ट हुआ इसको लेकर के कोई डिस्कशन चल रहा हो, जीएसटी में किसी प्रकार के सुधार की बात कही जा रही हो, इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं, उससे रिलेटेड चर्चाएं जो है करंट में चल रही हो, ठीक है। तो ये इसका डायनामिक पोर्शन होता है। लेकिन अगर आप यहां पे कुछ भी पढ़ते हैं जीएसटी से रिलेटेड, डायनामिक पोर्शन में कोई भी डिस्कशन चल रहा हो, तो विदाउट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ जीएसटी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी, क्या ऐसा हो सकता है कि आप डायनामिक पोर्शंस को कवर अप कर पाए? क्या यह पॉसिबल है कि आप यहां पर जो कुछ भी पढ़ें वो आपको समझ में आवे? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बात मेरी समझ रहे हैं सभी लोग? आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं। जीएसटी क्या है, इसका क्या एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये चीजें जब आप जानेंगे तब तो इससे रिलेटेड जो डायनामिक डिस्कशंस चल रहे हैं उसको आप एनालाइज कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स जरूरी है, लेकिन करंट अफेयर्स को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, उसे एनालाइज कर पाना तभी पॉसिबल है जब आपको स्टैटिक पोर्शन का नॉलेज हो। करंट अफेयर्स केवल डायनामिक पोर्शन को कवर अप करता है, स्टैटिक पोर्शन को कवर अप नहीं करता। और बिना इसको जाने आप इस पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे।
तो जो मिथ्स थे, गलत फहमियां थी, जिन मिथ्स की बात हम लोग कर रहे थे, ये गलत फहमी, आई होप कि ये मिथ्स, जो 4 मिथ्स मैंने बताए, कौन कौन से मिथ्स हैं? सबसे पहला, कठिन विषय है। तो जवाब क्या है? कठिन क्यों है? क्योंकि हमने कभी भी इसे जानने समझने का प्रयास नहीं किया, है ना। हमने कभी भी इसे उस हिसाब से नहीं पढ़ा जैसे हमने अन्य विषयों को पढ़ा होगा। तो कठिनाई की वजह क्लियर है, या तो हमारी पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है, हमारा बैकग्राउंड नहीं है कि हमने जो हमारे लोअर क्लासेस हैं वहां पर हमने पढ़ा हो, उसके बाद हायर क्लासेस में आए हो, ये कारण हो सकता है, या हमने कभी इसे समझने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, इसीलिए ये कठिन है। इसकी कठिनाई के पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है, राइट। दूसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है यहां से आपको क्लियर है। प्रीलिम्स में हार्डली 1 क्वेश्चन और मेंस में तो एक भी क्वेश्चन नहीं, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसे आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस पूरे स्टडी के दौरान जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उसे इजीली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमने कहा, रट्टाफिकेशन, मगअप करने से, रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला। बहुत सारे बच्चों को, छात्रों को यह लगता है कि रट्टा मार लेंगे, नहीं, क्योंकि रट्टा मार करके आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेट्स, एक यूपीएससी के पर्सन के लिए, एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो रिक्वायर्ड होता है, ये चीजें नहीं होंगी। ठीक है, फिर आप उन लोगों में हो जाएंगे जो बस तैयारी कर रहे हैं, आप असली लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। तो किसी भी विषय को लेकर के, मुद्दे को लेकर के आपके अंदर एक समझ होनी जरूरत है। रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, रट्टा मारकर काम नहीं चलेगा, राइट। करंट अफेयर इज इनफ, ये भी क्लियर हो गया। करंट अफेयर, नो डाउट क्वेश्चन करंट अफेयर से बनते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स की अच्छी समझ तभी हो सकती है जब हमारे पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो, स्टैटिक पोर्शन की जानकारी हो। अगर ये नहीं है तो फिर करंट अफेयर्स का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। ठीक, बात मेरी समझ में आ गई। तो ये जो 4 मिथ थे, इसको सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो आइए देखते हैं। Importance of the subject. यूपीएससी सिविल सर्विसेज, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, इस विषय का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। महत्व, राइट। तो इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, राइट। दोनों में, प्रीलिम्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रीलिम्स में बेटा ये जो क्वेश्चन है वो 15 से लेकर के 25 के बीच में वेरी करता है। 15 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मेंस की बात करें तो 4 से लेकर के 7 इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इस पूरे सिविल सर्विसेज में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। 15 से लेकर के 25 क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन आते हैं नहीं, 100 में से 1/4 तो आपको केवल भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से मिल जा रहा है। ठीक है, मेंस में 4 से 7 क्वेश्चन बहुत होते हैं, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है इस सब्जेक्ट का जब क्वेश्चंस का वेटेज कुछ ऐसा है, राइट। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में, राइट। अभी हम लोग आएंगे आगे, तो धीरे धीरे जैसे हम लोग सिलेबस पर आएंगे तो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन इंडियन इकोनॉमी।
ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे जाते हैं। इसे भी जरा सा आप लोग समझ लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, ये दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। जनरली स्टूडेंट अगर उसे जानकारी नहीं होता, नहीं पता होता इनके बीच का डिफरेंस, तो वो इंटरचेंजेबली एक दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग करता रहता है, राइट? बट ऐसा है नहीं। अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो ये थ्योरी है, कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, यहां पे सिद्धांतों का जिक्र है। तो इधर क्या दिया गया है, ये इसका प्रैक्टिकल वर्जन है, वास्तविकता में क्या होगा, प्रैक्टिकल फॉर्म है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट अगर ये है तो यहां पर क्या है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट का ये अप्लाइड फॉर्म है, यानी कि व्यवहार में कैसा है ये, राइट? बात मेरी समझ में आ रही है? तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का जो पूछा जाना है वो इकोनॉमिक्स से नहीं है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ये सिद्धांत है और ये इसका व्यवहारिक रूप है, तो हमेशा ध्यान रखें इकोनॉमी के साथ रीजन जुड़ा हुआ होता है, यानी कि क्षेत्र जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि प्रैक्टिकल सिद्धांत और उसका प्रैक्टिकल अप्लाइड फॉर्म हवा में नहीं होगा ना, किसी पर्टिकुलर रीजन में होगा, किसी एरिया में होगा, क्षेत्र में होगा, राइट? तो इकोनॉमी अकेले कहीं नहीं आता, यह हमेशा किसी रीजन के साथ आएगा, लाइक इंडियन इकोनॉमी। इस बात को समझना, ठीक है। तो अगर हम अपने पुराने वाले इंपॉर्टेंस पर आ जाएं, तो क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं इंडियन इकोनॉमी से, राइट? ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है इंडियन इकोनॉमी से। तो इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंडियन इकोनॉमी पर ज्यादा ध्यान देना है, हमें इकोनॉमिक्स पर ध्यान नहीं देना है। हां, इकोनॉमिक्स के कुछ सिद्धांतों को हमें जरूर समझना है, ताकि हम भारतीय अर्थव्यवस्था में जब उसे लागू करेंगे तो हमें उसका अर्थ समझ में आवे, हमें यह समझ में आवे कि वो आखिर है क्या। इसका जवाब इकोनॉमिक्स ही देगा, लेकिन क्वेश्चन वहां से नहीं पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, उसके व्यवहारिक रूप से। फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी क्या है, इसका जवाब देगा इकोनॉमिक्स, लेकिन जीएसटी को जब हमने लागू किया तो क्या प्रभाव पड़ा, है ना? किस प्रकार का प्रभाव प्रोडक्शन पर पड़ा, उसका रेवेन्यू कलेक्शन पर कैसा प्रभाव रहा, है ना? इन सब की चर्चा जब हम करेंगे तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था का विषय बन जाएगा, राइट? तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इकोनॉमिक्स से नहीं है, इंडियन इकोनॉमी से है। और ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया, आपको अगेन एनालाइज करना होगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, बिना ऐसा किए। और इस सब के साथ साथ अगेन आपको इसे कहां लेकर के जाना है, आंसर राइटिंग तक। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये काम आपको यहां पर करना है, ठीक? तो क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंडियन इकोनॉमी से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, राइट? नेक्स्ट, दो हो गए, इंपॉर्टेंस में दो हमने डिस्कस किया। तीसरा, जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों पार्ट से पूछे जा रहे हैं, स्टैटिक और डायनामिक, ठीक? स्टैटिक पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं
और डायनामिक क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन का जो नेचर होगा वो करंट को कोरिलेट करके होगा, लेकिन उसके लिए जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी वो कहां से होगी, हमारे स्टैटिक पोर्शन से होगी, राइट। तो इंपॉर्टेंस में हमारा जो ये तीसरा सेगमेंट है वो इस बात को बता रहा है कि हमें अपनी पूरी स्टडी के दौरान, जो भी हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, इस पूरी स्टडी के दौरान हमें स्टैटिक पोर्शन पर भी फोकस करना है और डायनामिक पोर्शन पर भी फोकस करना है इक्वली। दोनों को हमें साथ लेकर के चलना है, राइट। बात मेरी समझ में आ रही है? बात मेरी क्लियर हुई? बात मेरी समझ में आ रही है ना? तो स्टैटिक और डायनामिक, स्टैटिक और डायनामिक दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों जगह से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस डायनामिक होते हैं, करंट से लिए जाते हैं, लेकिन उसे समझने के लिए स्टैटिक पोर्शन पर हमें जाना ही होगा। अगर हम स्टैटिक पोर्शन पर नहीं जाएंगे तो हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, राइट। तो इंपॉर्टेंस, दो बातें आप लोगों ने समझी। सबसे पहला आपने समझा कौन कौन से मिथ्स हैं, उसे क्लियर किया गया। दूसरा हमने इंपॉर्टेंस क्या है सब्जेक्ट का, क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, इन सब की चर्चा की। प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस हैं, मेंस में कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, इसकी चर्चा हमने की। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रेटेजी। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रेटेजी। हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी? स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति। कौन सी रणनीति हम अपनाएंगे इस पूरे पेपर को कवर अप करने में, मेंस में इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के इस पूरे सेक्शन को कवर अप करने में। तो रेफरेंसेस से शुरुआत कर लेते हैं इसकी। कहीं भी बेटा आप जाएंगे ना, जब बात रेफरेंसेस की होगी तो बहुत सारे टॉपर्स और जो अन्य लोग हैं वो आपको तमाम प्रकार की बुक्स को सजेस्ट करेंगे कि आपको ऐसे ऐसे बुक्स को लेना चाहिए, ऐसे ऐसे आपको पढ़ना चाहिए, राइट। लेकिन इस विषय को समझने के लिए, स्टैटिक पोर्शन का नॉलेज गेन करने के लिए, रेफरेंसेस के लिए इन माय ओपिनियन सबसे ज्यादा जरूरी है आपको एनसीईआरटीज को पढ़ना। एनसीईआरटीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटीज आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगी, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, किसी भी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को लेकर के एनसीईआरटीज काफी हेल्प करेंगी। तो कुल मिला जुला करके एनसीईआरटी आपका बैकग्राउंड प्रिपेयर करेंगी, जिसके अभाव में आप इस विषय से डरते थे। आपका बैकग्राउंड नहीं था, आपको डर लगता था, आपने बहुत सारी गलतफहमियां इस विषय को लेकर के बना रखी। तो एनसीईआरटीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस क्लास की एनसीईआरटीज, कौन कौन सी एनसीईआरटीज को पढ़ना है ना। तो ये एक क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से देखें। जब ऐसी बात होगी तो आपको 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, जिसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय आर्थिक विकास की बात कही गई है, और 12th की, ये 4 क्लासेस की एनसीईआरटीज को आपको ले लेना है। जब आप यहां पहुंचेंगे 12th में, तो यहां पर आपका सामना होगा 2 किताबों से। अगेन आपको यहां मिलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया, यहां पर ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। क्या रोल है इसका, इसको मैंने अभी मिथ्स वाले सेक्शन में डिस्कस किया। इस पर आपको मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। आपको ऐसे अपने आप को प्रिटेंड नहीं करना है जैसे आप कोई पीएचडी थीसिस लिखने जा रहे हैं, जो बीकॉम एमकॉम का स्टूडेंट है या पर्टिकुलर जिसने इकोनॉमिक्स ले रखा है। आप जब कभी भी आंसर को करें या इस विषय को देखें तो आप यूपीएससी का स्कोप ध्यान में रखें। आप इस बात को ध्यान में रखें कि यूपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रहा है। आपसे पीएचडी थीसिस लिखने के लिए नहीं कही जा रही है,
आपको उतना ही पढ़ना है जितना यूपीएससी ने स्पेसिफाई कर रखा है। और वो कैसे पता चल रहा है? यूपीएससी के सिलेबस से पता चल रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके पता लग रहा है कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जा रहे हैं, राइट। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पर हमारा ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि एग्जाम के लिए इरिलेवेंट है, और जो भी एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे हम उसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर लेंगे, वो उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेंस में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आते यहां से, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स जरूरी है आपके लिए, तो इसे नहीं करना है, इसे करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और ध्यान रखना, इसमें भी जो ग्राफ्स हैं, इसके अलावा कुछ इक्वेशंस हैं, अगर दिखाई दें तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपको ग्राफ्स और इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको उत्कर्ष लाइव क्लासेस से जुड़े रहना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लाइव लेक्चर है उसमें ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी जो जरूरी ग्राफ होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे फिलिप कर्व है, जैसे फिलिप कर्व है, ठीक है। इक्वेशन में लाइक जीडीपी के इक्वेशंस हैं, रियल इंटरेस्ट रेट है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, जीएनपी है। ये सारे जो इक्वेशंस हैं वो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा है, और हम इसे अपने क्लासरूम में कराते हैं, हम अपने क्लासरूम प्रोग्राम में इसे बना करके रखें। तो अगर आप हमारा क्लासरूम प्रोग्राम रखते हैं अपने पास, तो आपको ये सारी चीजें, जो ग्राफ और इक्वेशन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहीं पर मिल जानी है। तो यहां पर अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अगर आपको कोई ग्राफ या इक्वेशन देखने को मिलता है, तो डोंट नीड टू बी फ्राइटेंड विद दैट, उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, राइट। समझ लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है, भयभीत नहीं होना है। और उसके बाद जब आप क्लासरूम प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे, तो आपको यहां पे लाइव प्रोग्राम अटेंड करेंगे, तो आपको यहां पर जो जरूरी ग्राफ होंगे, जैसे मैंने फिलिप कर्व बताया है ना, लॉरेंज कर्व बताया, या जीडीपी, रियल इंटरेस्ट रेट, जीएनपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सबको लेकर के जो भी ऐसे जो जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो रेफरेंसेस में एनसीईआरटी पर जाना है। एनसीईआरटी कहां की? 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है। जब आप इसे कंप्लीट करते हैं तो ये आपका एक फाउंडेशन प्रिपेयर कर देते हैं। अब आपका फाउंडेशन प्रिपेयर हो चुका है, राइट। अब इसके बाद हम लोग मूव करेंगे, जब ये आपका फाउंडेशन प्रिपेयर कर देंगे तो एक रेफरल बुक भी हमें चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रीफर करते हैं रमेश सिंह, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रीफर करते हैं ये किताब, ठीक है। लेकिन जरा सा समझिएगा, ये जो बुक है, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, और कुछ जरूरी टॉपिक्स जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो नहीं दिए गए हैं। तो हमें इसमें से केवल उन्हीं टॉपिक्स को लेना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हैं, उन्हीं को हमें यहां पर पढ़ना है, राइट। हमें उन टॉपिक्स के पीछे नहीं पढ़ना है जो इरिलेवेंट है, ठीक है, या जो एग्जाम में जहां से प्रश्न नहीं आने, राइट। तो रमेश सिंह में अच्छा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर उतने अच्छे से नहीं मेंशन किया गया है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, राइट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, ठीक है। इसके अलावा पॉवर्टी पर अच्छा डिबेट नहीं दिया है इन्होंने, गरीबी पर, जो कि एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। तो रमेश सिंह की अगर हम लोग बात करें इस बुक की, तो पढ़ना है इसे, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि कौन कौन से चैप्टर रिलेवेंट हैं जहां से परीक्षा में क्वेश्चन आने हैं, और कौन कौन से चैप्टर इररिलेवेंट हैं जिन्हें हमें छोड़ देना है, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसमें कवर अप ही नहीं है। जैसे कि मैंने कुछ की चर्चा की, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये, राइट। तो रमेश सिंह को हमें पढ़ना है, बात मेरी क्लियर है। तो ये एक रेफरल बुक है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कुछ और चीजें हैं जो ये हेल्प करेंगी आपकी इस सब्जेक्ट को कवर अप करने में। जैसे अब क्योंकि स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टैटिक पोर्शन को कवर अप करने के लिए आपके पास एनसीईआरटीज और रमेश सिंह हैं। आप यहां से जाकर के जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसको आप कवर अप कर सकते हैं।
लेकिन डायनेमिक पोर्शन को कवर अप करने के लिए आपको कुछ और भी करना पड़ेगा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ना किसी भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसे नहीं छोड़ सकते, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे आप नहीं छोड़ सकते। यह आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे आप लंच करते हैं, जैसे आप डिनर करते हैं, वैसे ही न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी स्टडी का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, इंडिविजुअल पार्ट जिसे कहा जाता है। और बहुत सारे छात्र हैं अलग अलग जो पढ़ते होंगे, तो इसमें मैं डिस्कस कर दूं। दो बातें हैं, जैसे एक द हिंदू है, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चों की ऐसी भी कंप्लेन है कि काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज है द हिंदू की। बहुत सारे बच्चे ऐसा कंप्लेन करते हैं कि सर इसकी जो लैंग्वेज है वो काफी डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है कि दोनों पढ़ रहे हैं, द हिंदू भी पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है ना। पूरा अपना टाइम इन न्यूज़पेपर पर नहीं खपाना है। अच्छा, जब भी आप न्यूज़पेपर को पढ़ें, और स्पेशली उसमें इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है, बिजनेस वाला जो सेक्शन है, या कोई अदर डेवलपमेंट होता है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके लिए आपको 20 to 30 मिनट सफिशियंट है। 20 to 30 मिनट। टाइम मैनेजमेंट इस पूरे यूपीएससी में प्रिपरेशन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो टाइम मैनेजमेंट पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। और अगर प्रॉपरली टाइम को मैनेज नहीं किया तो शायद समय आपके पास कम पड़ने लगे। तो टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो। हिंदी वाले जो बच्चे हैं, अगर वो कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए 2-3 न्यूज़पेपर है जो अच्छा काम कर सकता है। जैसे आर्टिकल्स वगैरह के लिए वो जनसत्ता पढ़ सकते हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का ही है। इसके अलावा आप जो है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय एडिशन पढ़ सकते हैं। तो ये आप चाहें तो आप ले सकते हैं और इनको लेकर के आप अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं, राइट। तो न्यूज़पेपर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे प्रिपरेशन का। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस कोई एक, ठीक है। लैंग्वेज डिफिकल्ट समझ में आ रही है, इंडियन एक्सप्रेस लिए, दोनों लेने की जरूरत नहीं है, अनावश्यक माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और आप सभी बच्चों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि एक ओरिएंटेशन क्लास है जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं चीजों को। ये चीजें बार बार हम लोग क्लास में डिस्कस नहीं करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, उनको लगता है कि हमें सब कुछ पढ़ लेना है, सब कुछ हम पढ़ लें, बल्क में स्टडी करते हैं, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको बल्क स्टडी की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट स्टडी की रिक्वायरमेंट है। आपको स्मार्ट बनना है। और जहां तक जनरल स्टडी का बात है, तो बात ही पूरे इसे कहा ही गया है जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। तो ध्यान रखिएगा, आपको विषय में विशेषज्ञ नहीं बनना है, एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं बनना है। आपको घट रही घटनाओं के प्रति जागरूकता रखनी है, अवेयर रहना है, और सिद्धांतों को लेकर, कॉन्सेप्ट्स को लेकर, प्रिंसिपल्स को लेकर और उसके इंप्लीकेशंस को लेकर, व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, इन बातों पर आपको फोकस करना है। आपको जितना जरूरी यह जानना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी यह जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। आप ये तो जाने कि हमें ये पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है, हमें ये भी पढ़ना चाहिए, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, जो कि मैंने आपको बताया, क्या नहीं पढ़ना है, राइट। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें यह तो पता होगा कि हमें ये पढ़ना है, लेकिन शायद 10-5% ही ऐसे बच्चे मिलेंगे, या वो भी ना मिलें, जिन्हें यह पता हो कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, राइट। तो ज्यादातर बच्चे तो 2-3 साल तक सिलेबस को समझने
और ये डिसाइड करने में कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसी में बिता देते हैं। उत्कर्ष क्लासेस में हम लोग जितना फोकस इस पर करते हैं कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा फोकस इस बात पर करते हैं कि जो इररिलेवेंट कंटेंट है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि यही जो है एकेडमिक्स स्टडी और कॉम्पिटिटिव स्टडी के बीच डिफरेंस क्रिएट करता है, एक अंतर लेकर के आता है। आप एकेडमिक्स में पढ़ रहे हो तो आप कंपटीशन में पढ़ रहे होते हो, ये अंतर पर उत्कर्ष आईएएस उत्कर्ष क्लासेस वर्क करता है। हम बैठ करके हमारी टीम के साथ वर्क करते हैं और जो बेहतर है एक स्टूडेंट के लिए उसको लेकर के आने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे लिए यह जरूरी है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि क्या नहीं पढ़ना है उसे तत्काल बाहर कर देना है। राइट? तो न्यूज़पेपर हो गए, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब के साथ साथ कुछ और है जो आपकी इस स्टडी को अच्छा बनाएगा, कंप्लीट करेगा। उसमें योजना मैगजीन आप लोगों ने देखा होगा। योजना मैगजीन आती है, पतली सी आती है, मंथली मैगजीन है, और इसमें बहुत सारे करंट के इश्यूज निकलते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स इसमें निकलते हैं। वो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना, सारे नहीं। आपको ये जरूर देखना है कि कौन सा आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो सिलेबस को एनालाइज करके और क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का नेचर देख करके आएगा। उसकी चर्चा हम लोग अभी आगे करेंगे। तो योजना मैगजीन काफी इंपॉर्टेंट है जिसे आपको परचेस करना है। राइट? इसके बाद योजना, इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण। प्रत्येक वर्ष बजट से पहले सरकार आर्थिक सर्वेक्षण लेकर के आती है, इकोनॉमिक सर्वे लेकर के आती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रेजेंट करते हैं इसे, और बहुत कुछ जो हमें स्टडी मटेरियल चाहिए अपने इस पूरे स्टडी के दौरान वो हमें यहां से मिल जाता है। राइट? इसके अलावा बजट, प्रत्येक वर्ष का बजट, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। योजना, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए जो तुरंत में आती हैं, आपको अपडेट रहने के लिए पीआईबी की वेबसाइट्स को विजिट करते रहना होगा। पीआईबी को विजिट करते रहिए, जहां से आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स या कोई एक्ट ऐसा जो गवर्नमेंट ने रिलीज करा है, बनाया है, उससे रिलेटेड डिटेल आपको यहां पर मिल जाएगी, ये गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। ठीक है? ये भी जरूरी है आपके लिए। इसके अलावा, क्योंकि बेटा ये आपको लग रहा होगा कि काफी सारी चीजें बताई जा रही हैं, मैं आपको बता दूं बेटा कि आप पहली चीज तो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड रख करके सोचना होगा, पहली चीज। दूसरा, डायनामिक है, इसलिए सोर्सेस का सही पता होना जरूरी है, अदरवाइज भटकते रहोगे यहां से वहां, और जो जेन्युइन कंटेंट है जहां से क्वेश्चन आना है मिलेगा नहीं। राइट? तो गवर्नमेंट स्कीम है। इसके अलावा रिपोर्ट्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां की रिपोर्ट्स? तो सबसे पहली रिपोर्ट जैसे वर्ल्ड बैंक की, नीति आयोग की, समय समय पर आईएमएफ रिपोर्ट निकालता रहता है। ठीक है? ये रिपोर्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है? कई बार क्या होता है, मेंस में जो क्वेश्चन बनता है, मेंस का जो क्वेश्चन बनता है वो इन्हीं की रिपोर्ट्स में से कहीं से वो लाइन उठा लेते हैं और आपका क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। तो ये रिपोर्ट्स जो हैं, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, आईएमएफ या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन जो टाइम टू टाइम इकोनॉमी या इकोनॉमिक इश्यूज पर रिलीज करती रहती है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है? तो इन रिपोर्ट्स को भी आपको देखते रहना पड़ेगा। इसकी जानकारी कैसे लगेगी? इससे पहले हमने देखा था ना, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा था, है ना, या योजना आप पढ़ते रहोगे, उसमें कहीं ना कहीं आपको उसमें
चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट सोर्स है, जहां पे आपको कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं तो इजीली आपको क्या होंगी, वो मिल जाएंगी। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये सारी तो बातें हो गई, तो आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है क्लियर। रेफरेंसेस से हमने इसकी शुरुआत करी थी और रेफरेंसेस पे हमने देखा कि किन किन चीजों को हमें कैसे कैसे पढ़ते हुए जाना है और हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। अच्छा, न्यूज़पेपर में एक बात मैं और भी बता दूं आपको, जब हम न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर आप जब भी पढ़ें तो एक बात का ध्यान रखें, आप नोट्स जरूर बनाएं। इसका नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर का, क्योंकि जब आप महीने भर बाद कोई इशू के बारे में जानना चाहेंगे तो आपके लिए पूरा पेपर खंगालना बड़ा कठिन काम होगा, ठीक है। तो ये जो नोट्स होगा ना, ये काफी हेल्प करेगा आपकी। नोट्स काफी हेल्प करने वाले हैं आपकी। और जब भी कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ें तो कोशिश करें कि उससे रिलेटेड एक माइंड मैप आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, स्टैटिक पोर्शन को लेकर के और डायनामिक पोर्शन को लेकर के, ठीक है। स्टैटिक और डायनामिक यानी कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है क्या क्या है उससे रिलेटेड, राइट। और उसका जो डायनामिक पोर्शन है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो एक एक्सप्लेन माइंड मैप, बहुत बल्कि नहीं, बहुत ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूज करे, एक इलिस्ट्रेटिव माइंड मैप आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे बजट है, बजट की हम लोग बात करेंगे तो टैक्सेस की बात होगी, टैक्सेस की बात करेंगे तो जीएसटी की बात होगी, टैक्स बियॉन्ड से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बात होगी, या टैक्स ही ले ले, बजट को छोड़ो, हम टैक्स एक टॉपिक ले लेते हैं, तो ये एक स्टैटिक पोर्शन हो जाएगा। अब इसके ये एक टॉपिक हो जाएगा, इसके स्टैटिक पोर्शन भी होंगे, ये एक डायनामिक पोर्शन भी होंगे। टैक्स की बात करेंगे तो टैक्स बियॉन्ड से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेशन सिस्टम, जीएसटी, है ना, ये सारी चीजें कैसे हैं, स्टैटिक पोर्शन में है। लेकिन अगर हम लोग जीएसटी को उठा करके देखें तो जीएसटी का कुछ डायनामिक पोर्शन भी है, लाइक रेवेन्यू इंप्लीकेशंस कैसे हैं, राजस्व सरकार का बढ़ा है घटा है जीएसटी को लेकर के, है ना, जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के कोई इशू है, स्टेट और सेंटर में भी टैक्स को डिवीजन को लेकर के कोई इशू आ रहा है, जीएसटी के टैक्स रेट को लेकर के कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, टैक्स रेट को लेकर के कोई कंफ्यूजन हो रही है स्टेट्स में और सेंटर में, है ना। तो ये सारी चीजें क्या कवर अप करती हैं, आपका एक डायनेमिक पोर्शन कवर अप करती है। तो एक माइंड मैप स्टैटिक और डायनेमिक को लेकर के ये आपके दिमाग में क्रिएट होना चाहिए इन शॉर्ट, तुरंत। कुछ का हम लोग करके बताएंगे, आपको दिखाएंगे, जो हेल्प करेगा आपको समराइज करने में, इस फैले हुए कंटेंट को एक जगह लाने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। फैलाव काफी ज्यादा हो जाता है जब आप बहुत सारी चीजों को स्टडी करते हैं, तो दिमाग में कंफ्यूजन भी होता है, तो उसे हम छोटा करके कैसे याद रख सकते हैं, इस पर भी काम करेंगे हम लोग, ताकि हमारी स्टडी और बेहतर बन सके, राइट। तो जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें, नोट्स जरूर बनाएं और कोशिश करें जब आप कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हो तो एक माइंड मैप उसका, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के एक माइंड मैप आपके मेमोरी में क्रिएट हो जाना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। योजना, इकोनॉमिक्स, बजट, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारी चीजें क्लियर। इसके बाद कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो हमें जरूर करना चाहिए, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग कहते हैं हमें जरूर करना चाहिए, डूज। हमें जरूर जरूर करना है अपनी पूरी स्टडी के दौरान, आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। डूज का मतलब जो वो चीजें जो हमें जरूर करना है। देखना मैं किन चीजों पर बार बार जोर दे रहा हूं, किस पर ज्यादा फोकस है मेरा, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है। न्यूज़पेपर को, न्यूज़पेपर डेली डेली आपको रीड करना है, और केवल रीड ही नहीं करना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। डेली नोट्स बनाने हैं, राइट। नोट्स बनाने से आपको नहीं चूकना है, नोट्स जरूर बनाना है, और कोशिश करें जो नोट्स हो वो बुलेट्स में हो, पॉइंट वाइज। कैसा हो, पॉइंट वाइज हो,
नोट्स कैसे हो? पॉइंट वाइज हो। नोट्स बनाना है और नोट्स कैसे हो? पॉइंट वाइज हो, बुलेट्स में हो, जिन्हें कि याद करना आसान होता है। अगर आप ऐसे पैराग्राफ में लिखोगे ना तो शायद आपको रिमेंबर करना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ो डेली, डेली डेली नोट्स बनाओ, ठीक है, और पॉइंट वाइज नोट्स बनाओ। डेली न्यूज़पेपर रीड करना है, नोट्स बनाना है, पॉइंट वाइज नोट्स बनाना है, राइट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा रिवीजन करिए, दोहराते रहना है। ये इंडिविजुअल एबिलिटी और कैपेसिटी की बात है। रिवीजन करें और जैसा कि मैंने बताया, टॉपिक्स को लेकर के माइंड मैप प्रिपेयर करें। दोहराते रहें, दोहराना, रिवाइज करना, ये इंडिविजुअल मेमोराइजिंग पावर और कैपेसिटी की बात है, एबिलिटी की बात है, राइट? इस पर इसके लिए कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं है कि हर 2 दिन पे, हर 3 दिन पे, हर हफ्ते भर पे रिवाइज करना है। क्योंकि कंटेंट ज्यादा होता है, तो कंटेंट ज्यादा होता है तो हम आगे आगे पढ़ते जाते हैं तो पिछला भूलते भी जाते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं करना है, आगे आगे बढ़ते जाएं, पिछला भूलता जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक, रिवीजन करना है। इस बात को ध्यान को रखते हुए हम, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक हफ्ता पढ़ा उसके बाद हमारा जो है पिछला क्या पढ़ा था भूल गए और चीजें नहीं याद हैं, तो एक हफ्ते बाद फिर से रिवाइज कर लो, थोड़ा तो रिवाइज करो। नोट्स बताते वक्त इस बात को मैंने ध्यान रखा ना, पॉइंट वाइज नोट्स होने चाहिए जिन्हें रिवीजन करना आसान हो। और जब आप माइंड मैप्स बनाओगे ना तो ये आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे, आपको याद रखने में बहुत हेल्प करेंगे। जैसा कि मैंने अभी एक एग्जांपल से बताया ना, टैक्स अगर है तो टैक्स के कुछ डायनामिक पोर्शन हो सकते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ टैक्सेस, जैसे इसी में एक जीएसटी हो सकता है, टैक्स बयान से हो सकता है ना? इसके अलावा सिस्टम हो सकता है, टैक्सेशन सिस्टम हो सकता है, राइट? ये सारी चीजें हो सकती हैं, है ना? लेकिन जीएसटी आपको पता है कि लगातार न्यूज में रहता है ना? जीएसटी लगातार न्यूज में रहता है, तो ये स्टैटिक पोर्शन कवर अप करेगा, तो ये इसका डायनामिक पोर्शन भी तो कवर अप करेगा। अब जीएसटी के साथ कई सारी चीजें हैं जिसको मैंने अभी डिस्कस किया। रेवेन्यू पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू पर, प्रोडक्शन साइड पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ना, कई सारी चीजें टैक्सेस डिसाइड करती हैं, टैक्स डिसाइड करते हैं, ठीक है? टैक्स रेट को लेकर के कोई बात हो रही है तो क्यों न्यूज में है, इस पर ध्यान देना है, राइट? तो रिवीजन करना है, माइंड मैप बनाना है, जिससे कि चीजों को कलेक्ट करना आसान हो। ये जरूर करने वाले काम है, डूज है, ध्यान रखना, जरूर करना इन्हें। नेक्स्ट, और क्या क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करना है। मेंस के बच्चे, जो बच्चे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस लिखने जा रहे हैं, है ना, जिनको लगता है कि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आपको काफी हेल्प करेंगे 2 चीजों को समझने में। ये सबसे पहला तो आपको सिलेबस को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे आपको, और दूसरा टॉपिक का वेटेज डिसाइड करेंगे। टॉपिक का इंपॉर्टेंस, टॉपिक का इंपॉर्टेंस बोलने से मेरा क्या मतलब है, कई बार क्या होता है ना कि यूपीएससी क्या करता है, किसी पर्टिकुलर ट्रेंड, टॉपिक्स का ट्रेंड बेसिकली बोला, इंपॉर्टेंस के साथ साथ ट्रेंड्स,
किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस का नेचर बढ़ता गया है। तो पिछले अगर 5 सालों का पेपर एनालाइज किया जाए तो आप देखोगे, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करना है, क्वेश्चन पेपर को, तो कितना होना चाहिए, कम से कम 5 साल के पेपर तो होने चाहिए। और आप देखोगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है पिछले 5 सालों में। एवरी ईयर, कोई ऐसा ईयर नहीं है जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ से क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर या इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, क्या स्वरूप है, इसको लेकर के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कम से कम अगर 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करोगे तो सिलेबस को लेकर के क्लैरिटी होगी, टॉपिक का इंपॉर्टेंस और टॉपिक वाइज ट्रेंड, है ना, क्या ट्रेंड है। ट्रेंड बोलने का मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना है ना। क्या ट्रेंड लेकर के आएगा, कौन सा टॉपिक का वेटेज ज्यादा हो रहा है, यह आपको हेल्प करेगा। ठीक, तो क्या क्या बातें करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। डेली न्यूज़पेपर को रीड करना है, इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी। नोट्स बनाना है, राइट, और पॉइंट वाइज नोट्स बनाने हैं, राइट। रिवीजन करते रहना है, ये मैंने बताया इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात है। आप कब तक चीजों को रिकॉल कर पाते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पढ़ रहे हैं और भूल रहे हैं ये अच्छी बात नहीं होती। आपको कैरी कर रहे हैं कंटेंट, और कंटेंट कैरी करने के लिए अच्छा। दूसरी बात, हर आदमी कंप्यूटर भी नहीं है कि एक बार मेमोरी में फीड कर दिया और जब चाहेंगे तब रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता, है ना। जब कंटेंट ज्यादा होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, रिकॉल करने के लिए रिवीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, भर तो बहुत कुछ जा सकता है यहां पे, लेकिन रिवीजन करेंगे तो रिकॉल जल्दी होता है, राइट। तो ये इंडिविजुअली वैरी करता है, राइट। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को लगाते रहना है ना, कम से कम 5 साल, कम से कम 5 साल, राइट। क्या फायदा होगा, सिलेबस को लेकर के क्लैरिटी होगी, टॉपिक का इंपॉर्टेंस और ट्रेंड पता लगेगा कि कहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सो दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट यू नीड नॉट फॉरगेट। एंड हमने इसे किस में पढ़ा था, डूज में। ध्यान रखना, पूरे प्रिपरेशन के दौरान हमें यह करना बहुत जरूरी है। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हैं सबको। अब आ जाते हैं अपने सिलेबस पर, राइट। आइए सिलेबस को डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें रह गई है, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। एक चीज और, एक पॉइंट और है इसमें, उसको देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, नजर रखना है आपको, कोई भी नई स्कीम्स है, बताया था मैंने, रिपोर्ट या कोई कमिटी, राइट, इस पर भी नजर रखनी है। डे टू डे बेसिस पे नजर रखनी है, ऐसा नहीं इकट्ठा देखेंगे। डे टू डे बेसिस पे कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, स्पेशली फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, अर्थव्यवस्था से संबंधित, है ना, गरीबी, बेरोजगारी, स्किलिंग को लेकर के, कौशल को लेकर के, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, अगर ऐसी कोई स्कीम्स हैं तो इसको ध्यान में रखेंगे। रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैंने डिस्कस किया था वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह की, और कमेटी। अच्छा, कमेटी में 2-3 बातों का ध्यान रखना है, जैसे क्या विषय वस्तु है, टर्म ऑफ रेफरेंस, टर्म ऑफ रेफरेंसेस, रिकमेंडेशंस, ठीक है, इन सारी बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा इंपैक्ट, जो भी रिकमेंडेशन है, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इसका, है ना, इसकी चर्चा भी करती रहनी है।
तो टर्म ऑफ रेफरेंसेस की क्या, किस विषय वस्तु पर कमेटी को बनाया जा रहा है, रिकमेंडेशन क्या अनुशंसाएं दे रही है कमेटी, और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पर। तो डूज में ये सारी बातें कौन कौन सी, न्यूज़पेपर रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लेना है खुद से, और स्कीम रिपोर्ट्स और कमिटीज के बारे में हमें जानकारी ले लेनी है, राइट। तो ये तो हो गया हमारे डूज वाला पोर्शन। अब हम लोग अप्रोच की बात कर लें कि हमारा क्या अप्रोच होगा अपने पेपर को लेकर के, जिसमें हम लोग विद सिलेबस डिस्कस करेंगे इन चीजों को। अप्रोच जीएस पेपर 3, बहुत सारी चीजें पेपर 3 में हम बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के हमारा क्या अप्रोच होगा, है ना। अभी तो स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस करी, हमारा क्या अप्रोच है, कैसे हमको जाना है, ये सिलेबस को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा अप्रोच है वो 5 पॉइंट अप्रोच है। 5 पॉइंट अप्रोच क्या है? सबसे पहला, अच्छा इसमें ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, टाइम हमारे पास कम है, ठीक है। तो कम समय में आप बहुत सारी नई चीजों को पढ़ने के बारे में नहीं सोच सकते कि हम कौन कौन सी नई चीजों को पढ़ें, और सोचना भी नहीं चाहिए। बेहतर यह होगा कि जो हमने पढ़ा है उसको और बेहतर पढ़ें, और ज्यादा बार पढ़ें, रिपीट करें, रिवाइज करें, राइट। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूपीएससी का अगर आप पैटर्न देखेंगे, स्कोरिंग पैटर्न देखेंगे, जो स्टूडेंट्स स्कोर करते आए हैं, एस्पायरेंट्स स्कोर करते आए हैं, तो 50% के आसपास रहता है। अगर आपने जो भी टोटल मार्क्स है उसमें 50% के आसपास स्कोर कर लिया तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, आप सेलेक्ट हो जाओगे, है ना। 50% के आसपास आने का मतलब आप फाइनल हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया। तो अभी से जो बच्चे तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, जिनको जो देर में जागे हैं, प्री निकाल चुके हैं, बहुत गंभीरता से नहीं लिया था, निकल गया है प्री, और मेंस के लिए जा रहे हैं, तो टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। जो पढ़ा है उसी पर फोकस्ड रहो, जो आसानी से समझ सकते हो उसी पर रहो, विद इन द सिलेबस, वेटेज को ध्यान में रखते हुए। बहुत ज्यादा नया करने की कोशिश इस समय नहीं कर सकते ना। तो 2-3 बातों को ध्यान रखना। सबसे पहला, स्टडी का जो सबसे बेसिक है, 5 पॉइंट अप्रोच है। ये 5 पॉइंट अप्रोच क्या है? 5 पॉइंट्स अप्रोच, सबसे पहला, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स को लेकर के किसी भी प्रकार का डाउट आप लोगों के लिए फैटल साबित हो सकता है। बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, ठीक। तो एक पहला तो जो पॉइंट है अप्रोच का हमारे, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इस पर हमें काम करना है, ठीक है। मैं बार बार शुरू से कहता आ रहा हूं, अभी फिर कह रहा हूं, स्टैटिक पोर्शन भी है, डायनामिक पोर्शन भी। काफी डायनामिक सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो डायनामिक एस्पेक्ट को ध्यान में रख करके आते हैं। लेकिन क्लैरिटी तभी होगी, एक अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होगी हमारी, जब हम कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझे होंगे, राइट। तो एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहला। दूसरा, करंट अफेयर्स, ना मूलभूत सिद्धांत जो हमें वो समझ लेना है, आधारभूत सिद्धांत।
करंट अफेयर्स, समसामयिक मुद्दे जो कि बहुत जरूरी है। तो ये तुम्हारा स्टैटिक पोर्शन हो गया, ये तुम्हारा डायनामिक पोर्शन हो गया, है ना, जो डे टू डे लाइफ में चेंज होता रहेगा। तो स्टैटिक पोर्शन और डायनामिक पोर्शन। तीसरा है हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तीसरा है हमारे पास, कोई गेस, मेक अ वाइल्ड गेस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी? आंसर राइटिंग की। उत्तर लेखन। तो तीसरा प्रैक्टिस किसकी? आंसर राइटिंग की। अगर अच्छी आंसर राइटिंग करना जानते हैं तो आपके 80 to 90% चांसेस हैं आईएएस बन जाने के। चौथा क्या है? चौथा है प्रैक्टिस, और पांचवा क्या है? पांचवा भी है प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस क्या है? आंसर राइटिंग है। तो 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी क्लियर हुआ, अप्रोच क्लियर हुआ। क्या बोला मैंने? जो इंडियन इकोनॉमी को लेकर के है जीएस पेपर 3 में, 5 पॉइंट अप्रोच, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर काम करना है, करंट अफेयर पर काम करना है, न्यूज़पेपर मैगजीन अगर आप लेते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। तीसरा प्रैक्टिस करना है, चौथा फिर प्रैक्टिस करना है, पांचवा फिर प्रैक्टिस करना है। किसकी? आंसर राइटिंग की। 5 पॉइंट अप्रोच, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर काम, करंट अफेयर पर काम, इसके बाद क्या बचा? प्रैक्टिस बचा, प्रैक्टिस बचा और प्रैक्टिस। सोच रहे होंगे आप कि मैं प्रैक्टिस पर क्यों इतना जोर दे रहा हूं। तो आंसर राइटिंग को लेकर के एक सेपरेट क्लास लेकर के आऊंगा, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एक बेहतर आंसर राइटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसको लेकर के हम लोग एक अलग से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए जो 5 पॉइंट अप्रोच है हमारा, जिसमें पहला दूसरा स्टैटिक और डायनामिक पोर्शन को कवर अप करता है, और तीसरा आपके द्वारा प्रैक्टिस किए जाने को आंसर राइटिंग की। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा आप मेंस में कर पाओगे, ठीक है। तो 5 पॉइंट अप्रोच जो है, इसे एक्चुअली में आप लोग 3 पॉइंट मत कहिएगा। ऐसा ना हो कि आप कहें सर 5 पॉइंट नहीं था, ये तो 3 पॉइंट ही है। बिल्कुल नहीं है, 3 पॉइंट नहीं है, 5 पॉइंट है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आपको भीड़ से अलग रहना है, ठीक है। डेली कुछ क्वेश्चंस आपको लेने हैं, आपको कहीं से भी मिल जाए। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं तो अपने सेक्शन से आपको क्वेश्चंस देता रहूंगा, उसको आपको राइट करना है, वो हमें बताना है, हम उसे देखेंगे, चेक करेंगे, मार्किंग करेंगे, जो भी बेहतर हो सकेगा, ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि मोर देन 1700 मार्क्स इसी आंसर राइटिंग से हैं मेंस में। मोर देन 1700 यहीं से आते हैं। आप नहीं जाते हैं, जो है जो भी एग्जामिनर होता है, आप उसके पास नहीं जाते हैं, आपकी कॉपी जाती है, और कॉपी में क्या जाता है? जो आपने लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मोर देन 1700 मार्क्स कहां से हैं? आंसर राइटिंग से। तो जब यहां पर आंसर राइटिंग का वेटेज ऐसा है, तो क्यों न इसे वेटेज दिया जाए, ठीक है। क्लियर? तो ये 5 पॉइंट अप्रोच बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक। 5 पॉइंट अप्रोच, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर काम करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करना है, करंट अफेयर पर काम करना है, और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। जीएस पेपर 3 में बेटा, अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें,
भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं लिखना चाहूंगा इस पेपर को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के। पहली बात तो स्कोरिंग है, ठीक है, आप स्कोर कर सकते हो इसमें। इसके बाद अगर हम लोग बात करें करंट पर फोकस है, और ये करंट पर जो फोकस है, ये जो करंट पर इसका फोकस है वो इसमें दिए गए टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स के कारण है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। इसके बाद वाइड बट कॉन्सेप्चुअल, वाइड बट कॉन्सेप्चुअल। सो स्कोरिंग है, करंट पर फोकस है, वाइड है, लेकिन कैसा है, कंसेप्चुअल है। इसके अलावा जो नोट्स हैं दे आर वेरी हेल्पफुल इन समराइजिंग। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें गुड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, गुड गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अगर इसमें इन्वेस्ट किया जाए तो अच्छा परिणाम मिल सकता है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के ये जो डायग्राम है इसे ध्यान रखें। स्कोरिंग है, करंट पर फोकस है, इसका करंट ओरिएंटेशन है, बड़ा है, वाइड है, बट कंसेप्चुअल है ना, वाइड है बट कंसेप्चुअल है, ठीक। नोट्स काफी हेल्पफुल होंगे इसमें, इन शॉर्ट अगर हम लोग समझें। और अगर मैं कहूं कि गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो ये गलत नहीं होगा, अगर आप इस पे थोड़ा समय देते हैं, फोकस करते हैं, तो ये आपको बेहतर रिटर्न देगा, राइट। ये बातें मेरी क्लियर हैं, तो इसे ध्यान रखना, ठीक। तो ये सब कुछ हमारे अप्रोच और स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट, अब इस पूरे जीएस पेपर 3 की अगर हम लोग बात करें जीएस पेपर 3, अगर बेटा इसका सिलेबस हम लोग देखें ध्यान से, अगर हम लोग इसके सिलेबस को एनालाइज करने का प्रयास करें तो इसके सिलेबस को एनालाइज करने पर आपको कुछ एक फैक्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सिलेबस के एनालिसिस पर, कि सिलेबस को जो हम डिजाइन किया गया है वो काफी इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। पेपर 3 के अंदर ही जो कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक्स दिए गए हैं अलग अलग पार्ट्स में, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ऐसे ही नहीं इन टॉपिक्स को एक साथ रखा गया है, यूपीएससी ने इन्हें एक साथ रखने में काफी स्मार्ट वर्क किया है। कैसे किया है जरा सा देखो, समझने का प्रयास करो। इसका जो पार्ट 1 है, जो पार्ट 1 है वो है
पार्ट 1 जो है वो है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज, भारतीय अर्थव्यवस्था और संबंधित मुद्दे जो भी हैं, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। इश्यूज लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लाइक दैट, ऐसे कुछ इश्यूज इंडियन इकोनॉमी के। अब इसी का अगर पार्ट 2 हम लोग देखें, अगर पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 जो है वो है एनवायरमेंट, पर्यावरण। अब जरा समझें, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज, भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्दे, साथ में एनवायरमेंट। जब भी हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, पीपल्स के लिविंग स्टैंडर्ड को इनहेंस करने की बात करते हैं, बढ़ाने की बात करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्दे में जो भी चीजें डिस्कस होती हैं, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? एनवायरमेंट पर। तभी आपने देखा होगा कि आजकल हम लोग केवल डेवलपमेंट की बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। केवल विकास नहीं चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। केवल विकास नहीं चाहिए, सतत विकास चाहिए, धारणीय विकास चाहिए, संधारणीय विकास चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में जब हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट हम एनवायरमेंट को इग्नोर करके नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करने में हम क्या एनवायरमेंट को इग्नोर कर सकते हैं? हमारा प्राकृतिक घर अगर यह सुरक्षित नहीं रहेगा, तो क्या हमारे द्वारा किया गया वृद्धि और विकास सस्टेन कर पाएगा? तो केवल आज की बात नहीं, केवल अपनी बात नहीं, आने वाले फ्यूचर जनरेशंस की भी बात। और जो सुविधाएं, जो एमेनिटीज, जो फैसिलिटीज हम आज एक्सेस कर रहे हैं, हम इसे कंटिन्यू कर पाए, हम अपनी आने वाली जनरेशंस को ये दे पाए, उन्हें बता पाए, उनके लिए बहुत कुछ छोड़े। तो जो भी वृद्धि और विकास या जो भी ऐसे औद्योगिकरण वाले मुद्दे अर्थव्यवस्था में डिस्कस किए जाते हैं, बिना एनवायरमेंट के, एनवायरमेंट पर उसके इंपैक्ट के, हम इस पूरे प्रोसेस को सस्टेनेबल नहीं बना पाएंगे। तो पार्ट 2 की बात की गई, इकोनॉमी के साथ एनवायरमेंट को रखा गया, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, राइट। अब जरा सा देखो, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3, पार्ट 3 में हमारे पास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। वृद्धि और विकास को सस्टेन कराने के लिए हमें एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को ध्यान में रखना होगा, लेकिन एनवायरमेंट क्या करता है? हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को हिंडर करता है, रोकता है। तो कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को सेम पेस पर, सेम गति पर बनाए रख सकते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित चुनौतियां कहां पर आती हैं? पर्यावरण को लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के। पार्ट 3 में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिस्कस करते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्या है, क्या करेगा ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी? पर्यावरण जो भी लिमिटेशन पुट कर रहा है हमारे ग्रोथ प्रोसेस में, हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में,
उसको अचीव करेगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट को, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हम इस कमी को दूर कर पाएंगे और अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस को कंटिन्यू रख पाएंगे। राइट? सो पार्ट 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप देख रहे हो इंटरलिंकेज, देख रहे हो टॉपिक्स का आपस में कितना स्मार्टली डिजाइन किया है, पूरे सिलेबस को कितना स्मार्टली डिजाइन किया गया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी यहां क्यों दिया है, जबकि ये ज्योग्राफी का मुद्दा है, यहां पर क्यों है? क्योंकि पूरा जो सिलेबस डिजाइन किया गया काफी साइंटिफिकली डिजाइन है ना। तो इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ नेक्स्ट पार्ट 4, पार्ट 4 डिजास्टर मैनेजमेंट। पार्ट 4 डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन। इतना कुछ सोचने और करने के बाद भी बहुत सारी विषय वस्तु ऐसी है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो इतना कुछ सोचने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि विकास को बनाए रखना, लोगों के जीवन स्तर को उठाना, पर्यावरण की चिंता करना, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाना, डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाना, अगर कोई यहां पर रुकावट आ रही है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से उन रुकावटों को क्रॉस ओवर पार कर जाना। और इन सब के बाद भी अगर कोई आपदा आती है, डिजास्टर, कोई अनवांटेड इवेंट ऐसा होता है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो हम उसका प्रबंधन कर सके, मैनेज कर सके उसे। तो पार्ट 4 में आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। राइट? आप देख रहे हो इंटरलिंकेज, कितना बेहतर इंटरलिंकेज है इन टॉपिक्स में। अब इसके बाद आगे बढ़े पार्ट 5। पार्ट 5 के लिए मैं जाना नहीं चाहता दूसरे पेज पर, यहीं पर देखो। पार्ट 5 इंटरनल सिक्योरिटी। अगर ये सारे काम नहीं करोगे जितने ऊपर बताए गए हैं, तो सुरक्षा का मुद्दा सामने आ जाएगा, लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट में खत्म होने लगेगा। सरकार चल रही है, लोगों के मुद्दों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना, लोगों की क्या परेशानियां हैं उन्हें नहीं सुना जा रहा है। राइट? तो ऐसे में क्या होगा, इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज आपके सामने खड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़े समय पहले आपने देखा होगा कि बच्चे, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बैकफुट पर है, इकोनॉमी को लेकर के गवर्नमेंट बैकफुट पर है। लेकिन अगर ये परिस्थितियां एक लंबे समय तक बनी रहें तो फिर क्या होगा? क्या आंतरिक सुरक्षा का मामला नहीं सामने आ जाएगा? क्या लोगों का विश्वास सरकार में नहीं खत्म होने लगेगा? क्या जगह जगह विरोध प्रदर्शन नहीं होने लगेंगे? बिल्कुल ऐसा होगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा को रखा गया। तो ये टॉपिक देख रहे हो पेपर 3 में, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। दे आर इंटरलिंक्ड, ये आपस में जुड़े हुए हैं। और इन्हें एक साथ रखने के पीछे क्या वजह है पता है ना? देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था जो भी वृद्धि विकास है उससे संबंधित, पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, हमारे ऐसी एक्टिविटी ना हो कि एनवायरमेंट डैमेज हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है ना। लेकिन एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करेंगे, फिर भी काम करेंगे, फिर भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अचीव करना है, तो कुछ लिमिटेशंस एनवायरमेंट हमारे ऊपर लगाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से उन लिमिटेशंस को हमें क्रॉस कर जाना है। ठीक है, अपने काम को करते रहना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पेस को बनाए रखना है। अगर कोई अनवांटेड इवेंट होता है, लाइक डिजास्टर, एनी डिजास्टर होता है ना, तो ऐसे केस में हमें उसका मैनेजमेंट, प्रबंधन कैसे करना है वो पता होना चाहिए। और ये सब ना कर पाने की स्थिति में इंटरनल सिक्योरिटी का इशू जनरेट होता है।
तो इंटरनल सिक्योरिटी की जानकारी। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बड़ा ही एक हॉलिस्टिक सिलेबस डिजाइन किया गया है पेपर 3 में। अब जैसा कि मैंने बताया था, वाइड बट कॉन्सेप्चुअल। वाइड है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। नोट्स बना करके, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, डेली न्यूज़पेपर की रीडिंग करके, अपने आप को अपडेट रख करके, अवेयर रख करके, अपने आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, हम इस पेपर में बहुत बेहतर कर सकते हैं। राइट? इस पेपर को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं मेंस में। तो सिलेबस का इंटरलिंकेज आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। राइट? अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 1, जो कि इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज से रिलेटेड है। राइट? तो देखते हैं। ओह सॉरी, अब इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मेंस में कौन कौन से टॉपिक्स रखे गए हैं, यूपीएससी ने बड़ा क्लियरली उन्हें स्पेसिफाई कर रखा है, बहुत अच्छे तरीके से उसे बता रखा है। और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस उन टॉपिक से पूछे गए हैं, उसको ध्यान में रखकर हम अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा ओरिएंटेशन बहुत हाई होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्या पढ़ना है ये तो जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना है ये ज्यादा जरूरी है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके और कुछ हमारे एक्सपर्टाइज के माध्यम से आपको ये जो एक प्रॉब्लम है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये दूर हो जाएगी आपकी। ठीक है? तो सबसे पहला इशूज रिलेटेड टू, सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, जरा ध्यान से देखें। इशूज रिलेटेड टू किससे रिलेटेड? प्लानिंग, यानी कि नियोजन से संबंधित मुद्दे। इसके अलावा दूसरा, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधन जुटाना, issues related to growth and development, वृद्धि और विकास से संबंधित मुद्दे। इसके अलावा इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार संबंधी मुद्दे। तो आप सभी लोग ध्यान से देख लें, ये सभी, इन सभी टॉपिक्स को ध्यान से देख लें। जो सबसे पहली लाइन लिखी गई है, इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग,
मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधन जुटाना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। अब इसमें हमारा फोकस एरिया क्या क्या होगा, किन किन बातों पर हमें ध्यान देना है, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। हमारा फोकस एरिया, किन किन बातों पर हमें ध्यान देना है, जरा ध्यान से सभी लोग देखेंगे। सबसे पहला, 12th 5-year plan, that is first thing. Second, need for planning, need for planning, क्यों जरूरत है हमें नियोजन की, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानना है, प्लानिंग की क्यों आवश्यकता है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, नियोजन के उद्देश्य, इसके अलावा नीति आयोग, नीति आयोग की बात करेंगे, डिफरेंस की बात करेंगे, अंतर की बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। अब ये डिफरेंस चाहे फंक्शनल हो, इनके कार्यों में हो, या स्ट्रक्चरल हो, ऑर्गेनाइजेशनल हो, तो जब भी हम बात करेंगे फोकस्ड एरिया की, तो इन बातों पर आपको ध्यान रखना है। 12th 5 ईयर क्या है, योजना की जरूरत क्यों पड़ी, ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग का, नीति आयोग की बात करेंगे, योजना आयोग के बाद हम लोग नीति आयोग को लेकर के आए, डिफरेंस क्या है प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में। अब ये डिफरेंस 2 लेवल पर हो सकता है, फंक्शनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। नीति आयोग का क्या स्ट्रक्चर है, इसके अलावा नीति आयोग का क्या फंक्शन है ना, फंक्शनल डिफरेंसेस, स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंसेस, राइट। इसके अलावा जब रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात हम लोग करेंगे, तो दूसरा टैक्सेशन, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की कर नीति। बेसिकली ये आपके रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए हो रहा है, गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा आ रहा है और रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज कर रही है, एलोकेट कर रही है, राइट, यहाँ पर वो काम करेगा। नेक्स्ट, तीसरी महत्वपूर्ण बात हम लोग करने जा रहे हैं, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। एक डिबेट है, ग्रोथ वर्सेस
डेवलपमेंट। अब यहां पर जब हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट की तो HDI की बात होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात होगी। इसके अलावा ग्रोथ इंजन्स की बात करेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ग्रोथ इंजन्स की बात होगी, उसी में ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट वाला जो हमारा डिस्कशन चल रहा है उसी में ग्रोथ इंजन्स की बात होगी, जिसमें इंडस्ट्री है प्राइम मूविंग फोर्स के रूप में, या सर्विसेज हैं। ग्रोथ इंजन क्या होगा, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है या सर्विसेज को आगे बढ़ाना है ना। तो इसी में हम लोग एक पर्टिकुलर जो फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मेक इन इंडिया की चर्चा कर सकते हैं। बड़ा ही ओरिएंटेड रहना है हमें अपनी स्टडी को लेकर के, राइट। इधर उधर नहीं भटकना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है, बहुत ही ओरिएंटेड रहना है अपनी स्टडी को लेकर के, तभी जाकर के हम जो अचीव करना चाहते हैं वो हो पाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोग बात करेंगे बेटा जॉबलेस ग्रोथ की। जैसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी में कि भारतीय समृद्धि जो है, इंडियन डेवलपमेंट ग्रोथ जो है वो जॉबलेस ग्रोथ है। तो जॉबलेस ग्रोथ कैसे है ना। तो हम देखेंगे कि अचानक से हमारा जो पूरा इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो एग्रेरियन से सर्विस सेक्टर पर मूव कर जाता है, तो हमारी जीडीपी हाई हो जाती है, कंसिक्वेंटली जीडीपी हमारी बढ़ जाती है। लेकिन सर्विसेज के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कंपैरेटिवली कम हो पाता है। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करें तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। लेकिन हम जब शिफ्ट देखते हैं तो एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है और फिर वो सीधे शिफ्ट कर जाता है सर्विसेज पर। बीच में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पोर्शन है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में, यानी ये कहें कि भारतीय अर्थव्यवस्था फुल पोटेंशियल में इंडस्ट्रीज को यूटिलाइज नहीं कर पाई है, राइट। तो एग्रेरियन से सर्विस पर हो गई और सर्विस में जाने के कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुए उतनी ज्यादा। इसीलिए भारतीय वृद्धि समय जो ये समृद्धि है, भारतीय समृद्धि, इसे जॉबलेस ग्रोथ के रूप में देखा जाता है या बताया जाता है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि जॉबलेस ग्रोथ भी, इस पर भी चर्चा हम लोग जो है करेंगे, राइट। अब जॉबलेस ग्रोथ है तो इसी में समझ लें हाउ टू टैकल द इशू। इसका समाधान कैसे करें। अब इसी में आपने देखा होगा, जैसे हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राइट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, स्किल इंडिया, राइट। तो वो यहीं पर आएगा जॉबलेस ग्रोथ में। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ें तो वेरियस प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट के जो वेरियस प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, इसकी भी चर्चा हमें इस सेक्शन में करनी होगी, क्योंकि पूरा जो टॉपिक है वो ओरिएंटेड है किस पर, प्लानिंग, इशूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपको पता है कि ये सारी चीजों में बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज लेकर के आती है, ठीक है। तो उन प्रोग्राम एंड पॉलिसीज की भी बात हमें लगे हाथ
करते चलनी है, ठीक है। तो हमारा जो फोकस एरिया होगा, हमने कहां से शुरू करा था देख लेते हैं। हाँ, हमारा जो फोकस एरिया है, फोकस एरिया किसके लिए? इन टॉपिक्स को कवर अप करने के लिए। कौन कौन से? प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इनको कवर करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उस पर ध्यान देना है। 5 ईयर प्लान, नीड ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, नीति आयोग, डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, फंक्शनल या स्ट्रक्चरल, टैक्सेशन पॉलिसी फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट जिसमें एसडीआई की बात करेंगे वगैरह वगैरह, ग्रोथ इंजन्स, इंडस्ट्रीज, सर्विस, मेक इन इंडिया। एम्प्लॉयमेंट की बात होगी यहां पे, तो जॉबलेस ग्रोथ है, ये किससे रिलेटेड मामला है? एम्प्लॉयमेंट से। जॉबलेस ग्रोथ कह रहे हैं ना, तो इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट की चर्चा होगी, और आज भी काफी बर्निंग इशू बना हुआ है, राइट। तो ये बात हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो वेरियस प्रोग्राम्स, है ना, गवर्नमेंट की स्कीम्स, ऐसे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम है वो हम लोगों के पास है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, कौन कौन से सोर्सेज होंगे हमारे पास इन पूरे टॉपिक्स को कवर करने के लिए? हम किन किन सोर्सेज पर जाना है? तो अगर सोर्सेज की बात करें जो हमारे पढ़ाई के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो सोर्सेस में सबसे पहला उत्कर्ष की जो लाइव क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं या रिकॉर्डेड मिल रही हैं, ठीक है। आपको उत्कर्ष की क्लासेस को सबसे पहले समझ लेना है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, देन आफ्टर बजट, राइट। इसके बाद प्लान डॉक्यूमेंट, प्लान डॉक्यूमेंट 12th 5 ईयर प्लान के लिए, 12th 5 ईयर प्लान के लिए प्लान डॉक्यूमेंट, नीति आयोग की वेबसाइट, ये सब आपको हेल्प करेंगी सेल्फ स्टडी में भी, और उत्कर्ष से जुड़े भी रहना है आपको, ठीक है। और इन सब के अलावा छठा मैं यहां लिख दूं बजट, बजट लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो ये सोर्सेज हैं जो हेल्प करेंगे आपकी इन सारे पूरा जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा, इशूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सबसे पहला टॉपिक है सिलेबस का। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस। सिलेबस के अगले पार्ट में चलते हैं। सिलेबस के अगले पार्ट में चलें या कुछ बातों को और देख लें। जैसे हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की थी, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ और चीज़ों को समझना है। जैसे इसी में बेटा, इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। इतनी चीज़ों को हमने पढ़ा था ना, सोर्सेज में 2-3 चीज़ें और इसमें जोड़ लो। जैसे 5वां तक यहाँ हुआ था, ठीक है, छठी चीज़ें जोड़ लो इसमें। छठे नंबर पर आता है आपका यूएनडीपी, एचडीआई, एचडीआई की जो रिपोर्ट है कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। इसके अलावा क्योंकि प्रोग्राम एंड पॉलिसी और काफी डायनेमिक नेचर है, तो न्यूज़पेपर भी आपकी हेल्प करेगा, पढ़ते रहना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो भी चीजें जैसे प्लानिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें जीडीपी की वगैरह की बात होगी, है ना, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात होगी, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, उसको क्लियर करने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप एनसीईआरटीज को प्रीफर कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये वो सोर्सेज हैं जो अल्टीमेटली हेल्प करेंगे आपको। ये जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक ये प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट, इतना कुछ कवर अप करने के लिए अगर आप उत्कर्ष की क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यहां पर हम ये सारा वर्क करके आपको देते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पर हमारी क्लासेस हैं, उसको आप गो थ्रू हो सकते हैं, है ना, आपको यहां से आइडिया मिल जाएगा। बजट पर क्लासेस है, यहां से आप जा सकते हैं। प्लान डॉक्यूमेंट वेबसाइट ऑफ द नीति आयोग, राइट, ये सब। और इसके अलावा 3 टॉपिक मैंने यहां लिखे, एसडीआई की रिपोर्ट, न्यूज़पेपर और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए एनसीईआरटी, राइट। अब यहां से हम लोग बढ़ेंगे आगे और ये देखेंगे कि इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए ना। ये जो हमारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं देखते हैं जरा सा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही पूछा गया है, डायरेक्ट शिफ्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस एंड रीजन बिहाइंड इट। डायरेक्ट शिफ्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कृषियक अर्थव्यवस्था से, यानी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से सीधे सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था हो गई। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्या रीजन है? क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा गया। दूसरे क्वेश्चन को देखें। दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करें बेटा अगर, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे जनसंख्या लाभांश कहते हैं। जनसंख्या लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड, हाउ टू यूटिलाइज, कैसे यूटिलाइज किया जाए। इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसे कैसे यूटिलाइज करें, राइट। तो क्वेश्चन का नेचर अगर आप देख रहे हैं और आपको एक बेसिक नॉलेज है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर पाएंगे। इंडियन इकोनॉमी सीधे एग्रीकल्चर से, एग्रेरियन इकोनॉमी से सीधे सर्विस इकोनॉमी बन जाती है, तो एग्रेरियन इकोनॉमी से सीधे सर्विस इकोनॉमी बन जाती है। क्या रीजन है? कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी को एग्रेरियन से सर्विस इकोनॉमी बना दिया? ठीक है, तो
तो ये क्वेश्चन का नेचर है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हो रही है, जनसंख्या लाभांश की बात हो रही है, कैसे यूटिलाइज किया जाए, राइट, कैसे इसका जो है दोहन किया जाए, कैसे इसे हम लोग यूटिलाइज करें ताकि कंट्री का और बेहतर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, मासेस के लिविंग स्टैंडर्ड को इनहेंस किया जा सके, ये सारा काम कैसे होगा। तो क्वेश्चंस का नेचर कुछ ऐसे है। कुछ और क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो देखते हैं, चैलेंजेस एंड कंस्ट्रेंट्स, challenges and constraints of agriculture finance. Challenges and constraint कहां पर? एग्रीकल्चर फिनेंस में। एग्रीकल्चर फिनेंस, challenges and constraint in agriculture finance in India and use of tech in same. What are the challenges and constraint? एग्रीकल्चर फिनेंस यानी कृषि वित्त में कौन कौन से चैलेंजेस है, कंस्ट्रेंट है, और साथ ही साथ ये कहना चाह रहा है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का प्रयोग इसमें कैसे कर रहे हैं, है ना। जैसे तकनीक के प्रयोग की अगर हम लोग बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, राइट। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन कंपनीज ओन्ड बाय इंडियंस, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये प्लानिंग के अंतर्गत भी हो सकता है कि प्लानिंग का नेचर समय समय पर हमारे यहां बदला है, स्पेशली आफ्टर 1991। और इसके अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंतर्गत भी आप इसे, आपका ये क्वेश्चन कवर अप हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म जैसे इशूज रिलेटेड टू लिबरलाइजेशन या इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इंडस्ट्री, इसका ये भी एक टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है, ये प्लानिंग का भी हिस्सा हो सकता है। सो इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन कंपनीज, भारतीय कंपनियों पे, भारतीय कंपनियों पे उदारीकरण का क्या प्रभाव है। और साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या भारतीय कंपनियां जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके साथ प्रॉपर कंपटीशन में साथ साथ चल पा रही हैं। तो ये क्वेश्चन पूछने का नेचर है ना। तो क्या इंपैक्ट रहा लिबरलाइजेशन का भारतीय कंपनियों पर, और क्या भारतीय कंपनियां जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके साथ कंपटीशन कर पा रही हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन का नेचर काफी डायनेमिक होता है, राइट। अब इसके बाद हमारा जो पार्ट 2 है, दूसरा पोर्शन, वो है इंक्लूसिव ग्रोथ का। दूसरे पोर्शन पर बढ़ते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेंगे, राइट। इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, समावेशी वृद्धि या समृद्धि, राइट। ये एक दूसरा टॉपिक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से अपार्ट
समावेशी वृद्धि या इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहा है। इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट हमारे यहां 11th 5 ईयर प्लान से आया। तो 11th 5 ईयर प्लान, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 11th 5 ईयर प्लान बात करता है किसकी? इंक्लूसिव ग्रोथ की। और यहीं पर जब 12th 5 ईयर प्लान आता है, 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है, तो वो बात करती है फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर के हो सकता है, इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर के हो सकता है कि आप लोगों के माइंड में कुछ चल रहा हो कि जब वृद्धि और विकास की बात कही रहे हैं तो उसमें समावेशी वृद्धि कहां से आ जाती है। और उसमें भी जब हम लोग 12th 5 ईयर प्लान की बात करें, 11th 5 ईयर की बात करें तो वो तो समावेशी वृद्धि की बात करता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12th 5 ईयर प्लान में पहुंचते तो फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ तो चाहिए ही, ग्रोथ तो चाहिए ही, फास्टर भी होना चाहिए, सस्टेनेबल भी होना चाहिए, और जितना इंक्लूसिव था उससे और ज्यादा इंक्लूसिव होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर स्लोगन को मैं यहां पे जिक्र करूंगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेन फोकस एरिया कौन कौन सा है। शायद आप लोगों ने देखा हो, एक पर्टिकुलर स्लोगन है, बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा, जो कि समावेशी वृद्धि को बहुत अच्छे से दर्शाता है। वो है सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास, इंक्लूड करना, शामिल करना, राइट। तो ये जो सबका साथ सबका विकास है, ये अपने आप में समावेशिता को दर्शाता है, इंक्लूजन को दर्शाता है, राइट। हमने ये देखा कि विकास प्रक्रिया में बहुत सारे लोग थे जो पीछे छूट गए, या बहुत सारे लोगों तक विकास के फल नहीं पहुंच पाए। इस परिस्थिति में हमें यह समझना पड़ा कि वृद्धि करना, विकास करना एक अलग पहलू है, और इस विकास का जो फल है, वृद्धि का जो फल है, वो सब तक पहुंचे, ये एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जिस पर हमें काम करना है। तो समावेशी वृद्धि या समृद्धि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा वर्तमान समय में बना हुआ है, और यूपीएससी प्रत्येक वर्ष मेंस में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर डाल रहा है। कौन कौन सी बातें इंक्लूसिव ग्रोथ में होंगी, उसकी चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।